वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 हमें ये बताता है कि जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगा कोई भी पर्सन का इक्वालिटी बिफोर द लॉ और फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 14 फाउंडेशन है राइट टू इक्वालिटी का। इट इज ए फाउंडेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड गारंटी फेयरनेस, नॉन आर्बिट्रेटनेस एंड रूल्स ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 14 गारंटी करता है फेयरनेस का, नॉन आर्बिट्रेटनेस का एंड रूल ऑफ लॉ का। मेनली आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये मेनली टू कंसेप्ट को डिफाइन करता है। फर्स्ट है ब्रिटिश कंसेप्ट एंड सेकेंड है अमेरिकन कंसेप्ट। फर्स्ट वी विल सी द ब्रिटिश कंसेप्ट। ब्रिटिश कंसेप्ट डिराइव करता है फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ से, जिसको ने एवी डाइसी ने डिफाइन किया था ब्रिटिश कंसेप्ट को एज अ रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश कंसेप्ट हमें ये बताता है कि ये कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें ब्रिटिश कंसेप्ट में एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के कानून के तहत सभी लोग को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है इन द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। सेम कोड्स फॉर ऑल, एक ही कोड्स सबके लिए बनाया गया है। या यहाँ पे कोई भी अमीर या फिर कोई भी गरीब के लिए अलग अलग कोड्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। और एवरीवन विल गेट द इक्वल जस्टिस इन द सेम कोड। इसका नेचर है, ये एक निगेटिव कंसेप्ट है। नो वन इज अबव द लॉ। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल है ए मिनिस्टर एंड अ कॉमन सिटीजन। जो भी एक मिनिस्टर है और एक कॉमन सिटीजन है वो सेम क्रिमिनल लॉ में अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बड़ा मिनिस्टर हो और एक कॉमन आदमी हो, सेम कोई भी ये दोनों एक सेम ऑफेंस करते हैं तो वो सेम क्रिमिनल लॉ में अप्लाई किए जाएंगे। इनके लिए कोई भी अलग अलग लॉ नहीं बनाया जाएगा। और सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट। अमेरिकन कंसेप्ट हमें ये बताता है, ये डिराइव किया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमें सिमिलर पीपल को ट्रीट करता है सिमिलरली और ऑल अलाउ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को भी अलाउ करता है। नेक्स्ट है इसका नेचर क्या है। इसका नेचर है पॉजिटिव कंसेप्ट। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है इन इक्वल सिचुएशंस। जैसे इसका एग्जांपल है कि रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटीज। जो भी रिजर्वेशन दिए गए हमारे एससी और एसटीज को वो वैलिड है। और स्पेशल लॉ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड जो भी बनाया गया है वो भी वैलिड है एज पर द अमेरिकन कंसेप्ट। नेक्स्ट हु कैन क्लेम आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कौन क्लेम कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कि सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके लिए अवेलेबल है, या फिर फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। अंडर लीगल पर्सनस जैसे कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन है कोई भी, तो उसके लिए भी आर्टिकल 14 अवेलेबल है। बिकॉज द आर्टिकल 14 यूज द वर्ड पर्सन, क्योंकि आर्टिकल 14 वर्ड पर्सन यूज करता है जो कि किसी भी सिटीजन को डिफाइन नहीं करता है। नेचर क्या है आर्टिकल 14 का, ये अवेलेबल होता है सिटीजन्स को भी, फॉरेनर्स को भी और लीगल पर्सन्स को भी। और जो कि ये अवेलेबल किससे नहीं होता है वो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो कि डायरेक्टली कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो तो उसके लिए ये अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का इम्पोर्टेंस क्या है। आर्टिकल 14 ये फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। बिकॉज ये इंश्योर करता है फेयरनेस, मतलब कि डेमोक्रेसी में एक फेयरनेस बना रहे। दूसरा है प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर्स। वो मिसयूज ऑफ पावर्स को बचाता है, प्रिवेंट करता है। कोई भी पावर को गलत मिसयूज नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 14 उसको प्रिवेंट करता है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट। जो भी इंडिविजुअल्स के राइट है उसे आर्टिकल 14 प्रोटेक्ट करता है। और प्रमोट्स सोशल जस्टिस। जो भी सोशल जस्टिस है हमारे
इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट में उसको प्रमोट करता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है मेंटेन रूल्स ऑफ लॉ, वो लॉ को भी मेंटेन करता है इन द सोसाइटीज में, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस देखेंगे इसमें आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस क्या है। सम पर्सन्स एंजॉय स्पेशल प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एंड द गवर्नर्स एंजॉय द इम्यूनिटी ड्यूरिंग द ऑफिस। जो प्रेसिडेंट, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पावर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है वो प्रेसिडेंट है, एंड गवर्नर्स को, तो उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, इम्यूनिटी दिया जाता है ड्यूरिंग द ऑफिस, जितने समय तक वो कार्यरत रहेंगे अपने कार्य पे। नेक्स्ट है फॉरेन डिप्लोमेट्स हैव इम्यूनिटी, जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जो भी अपने देश में विदेश से आते हैं कि कोई भी काम के लिए या फिर ऐसे कोई भी डिप्लोमेट्स के लिए या फिर कोई भी समझौते के लिए, तो उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। जज हैव द जुडिशियल प्रोटेक्शन फॉर द ऑफिशियल एक्ट, जो भी हमारे जज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें एक जुडिशियल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है फॉर द ऑफिशियल एक्ट के लिए। दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोहिबिटेड, आर्टिकल 40 में क्या प्रोहिबिट है, क्या क्या प्रोहिबिटेड है। तो फर्स्ट है आर्बिट्री एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, जो भी आर्बिट्री एक्शंस लिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, उसे प्रोहिबिट क्या करता है आर्टिकल 14। दूसरा है अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं हमारे सोसाइटीज़ में, उसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 14। क्लास लेजिस्लेशन, जैसे कि इसमें होता है कि अपर क्लास और लोअर क्लास पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 14, प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को भी। नेक्स्ट है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट विदाउट जस्टिफिकेशन बट इट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होते हैं जो कि बिना जस्टिफिकेशन के हैं, वो अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर कोई उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो वो जस्टिफिकेशन मान्य होगा। नेक्स्ट है, आइए हम लोग देखते हैं सम लैंडमार्क केसेस आर्टिकल 14 के। जैसे पहला है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 which guarantee the right to life and personal liberty। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को एक्सटेंड कर दिया था, और जिसमें गारंटी प्रोवाइड किया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। मेनका गांधी पासपोर्ट, जो कि मेनका गांधी थी, उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था, एंड प्रोवाइड एनी रीजन्स, उन्हें कोई भी रीजन्स प्रोवाइड नहीं किया गया था फॉर द चैलेंज द एक्शंस। तो उन्होंने द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज नॉट कन्फाइंड टू मेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो कोर्ट ने इसमें बताया था कि राइट टू लाइफ इज नॉट कन्फाइंड, जो भी राइट टू लाइफ है वो कन्फाइंड नहीं है, और टू मेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए कन्फाइंड नहीं है, बट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइफ एंड लिव एंड डिग्निटी। राइट टू लिव एंड डिग्निटी को भी वो इंक्लूड्स करता है आर्टिकल 21। इसमें यह भी बताया गया है कि इट आल्सो रूल्स दैट एनी लॉ अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। जो भी लॉ पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करते हैं वो फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, एंड रीजनेबल होने चाहिए। thereby making Article 21 one of the most dynamic provisions of the Indian Constitution, जिसकी वजह से आर्टिकल 21 को एक डायनेमिक प्रोविजंस प्रोवाइड किया गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इंडिया सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इंडिया सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है इन इंडिया, जो कि रिलेट करता है रिजर्वेशन पॉलिसी को, इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 16(4), और ये सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है, बैकवर्ड क्लासेस और क्रीमी-लेस डॉक्ट्रिन। ये केस मेनली पॉपुलर हुआ है एज अ मंडल कमीशन केस। इसको
इंडिया सामने यूनियन ऑफ इंडिया को मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, जिसमें कि द जजमेंट was डिलीवर्ड बाय द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसमें कि 9 जजेस ने इसमें जजमेंट दिया था, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच इन द इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री, जिसके कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच ऑफ इंडियन जुडिशरी है, बनाया गया है इसको। नेक्स्ट है कि मेजर प्रिंसिपल्स जो लेट डाउन करते हैं आर्टिकल 14 को, वो है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज वैलिड। क्या रिजर्वेशन ओबीसी के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो वैलिड है? इसमें कोर्ट अपहेल्ड किया था कि 27% रिजर्वेशन दिए जाएंगे फॉर द ओबीसी को, और द कोर्ट स्टेटेड रिजर्वेशन इज नेसेसरी टू अचीव सोशल जस्टिस, जो भी ओबीसी हैं उनके सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए, रियल इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए इन द सोसाइटी, और रिप्रेजेंटेशन के लिए ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, जो कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी के लिए लाया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16 सब क्लास 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 सब क्लास 1। ये आर्टिकल 16 सब क्लास 1 का एक्सेप्शन नहीं है। इसमें कोर्ट हेल्ड किया था कि आर्टिकल 61 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी को, और आर्टिकल 16 सब क्लास 4 इज द मेथड टू अचीव द सब्सटेंशियल इक्वालिटी। जो भी सब्सटेंशियल इक्वालिटी है उसको अचीव करने के लिए आर्टिकल 16 सब क्लास 4 को लाया गया। द रिजर्वेशन सपोर्ट्स इक्वालिटी इंस्टेड ऑफ वायलेटिंग इट, जिसकी वजह से रिजर्वेशन सपोर्ट करता है इक्वालिटी को बिना उसके वायलेट किए, इंस्टेड ऑफ वायलेटिंग। नेक्स्ट है कि कास्ट कैन बी ए बेसिस फॉर बैकवर्डनेस। क्या कास्ट बैकवर्डनेस के लिए बेसिक है? तो इसका आंसर द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन इंडिया कास्ट इज क्लोजली लिंक्ड विथ, नेक्स्ट है सोशल स्टेटस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक कंडीशन। देयरफॉर कास्ट कैन बी यूज एज ए इंडिकेटर ऑफ द बैकवर्डनेस, जिसके वजह से कास्ट को एक इंडिकेटर के तरह से यूज किया जा सकता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि वो एक बैकवर्डनेस को इंडिकेट करता है। बट कास्ट अलोन शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरियन। कास्ट अकेले एक सोल क्राइटेरियन नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्रीमी लेयर्स डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस। क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस, इसमें बताया गया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द जजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जजमेंट का, जिसमें कोर्ट हेल्ड किया था कि विद इन द बैकवर्ड क्लासेस सोशल एडवांस पर्सन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर बिना बैकवर्ड क्लासेस के कोई भी पर्सन रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो एक्सक्लूड किया गया है। दिस एडवांस पीपल्स आर आल्सो कॉल्ड क्रीमी लेयर्स, उन्हें क्रीमी लेयर्स भी कहा गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। That's all for the today's class. Thank you so much. If you do like my class, please support me, like, subscribe, and